फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th आज हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो की स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग है ना, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये पढ़ने जा रहे हैं और इसके राइटर अनीस जंग हैं। देखिए, सीरियसली मैं बताऊं, जब मैंने इसका अभी टाइटल पढ़ा द लॉस्ट स्प्रिंग, मैं एक पल को सोच में पड़ गई। मुझे क्या लगा कि ये जो सीज़न होता है ना, जो कुछ चीज़ें खो जाती हैं हमसे, वो सीज़न का जो मज़ा इंजॉयमेंट है, ये स्टोरी उस बारे में है ना, मुझे ये लगा। लेकिन जब मैंने स्टोरी पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ, इसका जो पूरा टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका रियल मीनिंग क्या है कि किस तरह से बच्चों से उनका बचपन, उनका चाइल्डहुड छीन लिया जा रहा है, चुरा लिया जा रहा है ना, कैसे उनको चाइल्ड लेबर के काम में लगा दिया जाता है। हालांकि अब आपको पता है कैसे बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं जिसमें चाइल्ड लेबर को क्या कहा गया है कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस है ना, यानी कि एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए आपको कोई भी सजा दी जा सकती है अगर कोई इंसान किसी चाइल्ड से, किसी बच्चे से लेबर करा रहा है तो इसकी जो थीम है, इसमें ये बताया गया है, थीम, इसकी थीम क्या है स्टोरी की, कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना और अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करने की जगह किस तरह से काम में लग गए हैं, है ना, किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको काम में लगा दिया है। और ये जो उनका जो सोशल सर्कमटेंसेस है ना, वो उनको क्या कंपेल्ड कर रहा है कि आपको वो फन टाइम, वो बच्चों का जो गेम होता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काम करना है ना। और वो काम भी कोई ऐसा बहुत रिस्पेक्टेबल वाला नहीं है, जैसे कि कचरा बीनना, ये कहाँ से रेस्पेक्टेबल काम है। मुझे लिटरली बहुत बुरा फील हुआ इस स्टोरी को पढ़ने में। फिर भी हम लोग स्टोरी तो पढ़ना ही, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है ना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो ऑथर है वो हमें बताती हैं कि किस तरह से उनका कुछ ऐसे बच्चों से उनका इंट्रैक्शन हुआ जो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से थे, है ना। डिप्राइव्ड मीन्स होता है कि जिनको उनके जो राइट्स होते हैं, जो सोशल राइट्स होते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन होता है, इन सब चीज से क्या किया गया है, छीन लिया गया है। डिप्राइव्ड बैकग्राउंड एक ये भी होता है कि जिसके पास अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको फिलफिल्ड करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है ना। उनकी वो सारी डिजायर्स, उनकी वो सारी नीड्स क्या है, अनफुलफिल्ड है ना। तो ऐसे दो बच्चों से इनका इंटरेक्शन होता है। वो बताती हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही पुअर है ना। और आप जब इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपका हार्ट एकदम एकदम क्या होता है ना कि उन बच्चों के लिए एकदम पिटी से भर जाएगा, एकदम आपके हार्ट में उनके लिए बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स अराउज होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो अपना टू एनकाउंटर्स बताती हैं कि वो किस तरह से दो बच्चों से मिली। तो वो क्या करना चाह रही हैं इस स्टोरी के थ्रू से, वो उन स्ट्रीट चिल्ड्रन की प्लाइट को, उनकी जो दयनीय स्थिति है, उनकी जो खराब दशा है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से उनको बहुत छोटे ही एज में चाइल्डहुड में लगा, सॉरी, बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में ही क्या कर दिया गया, लेबर के में लगा दिया गया, यानी कि उनको चाइल्ड लेबर करने के लिए कंपेल्ड कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया, और उनसे स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी छीन ली गई, यानी कि उनको स्कूल नहीं भेजा गया, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है ना। तो उसका उनका जो फर्स्ट एनकाउंटर है वो एक ऐसा छोटा बच्चा है जिसका नाम है साहिब आलम, और जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आया है 1971 में, और अब सीमापुर, दिल्ली के सीमापुरी में रह रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये कचरे में से अपने काम की चीजों को बीनता है। अच्छा, मैंने भी जब मैं छोटी थी, अब आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा अब, क्योंकि अब ये बहुत रेयर हो गया है। उस टाइम में बड़े बड़े बोरे टाइप के, मतलब सैक्स होते हैं ना, काफी बड़े बड़े, है ना, वो अपनी पीठ पे लाद करके और कचरा बीनते रहते थे। तो हम लोग उनको चोर समझते थे और काफी डरते थे। हम लोगों को ये लगता था कि इस बोरे में उन्होंने छोटे बच्चों को भरा हुआ है और ये ले जाकर बच्चों को बेच देते हैं या मार के कहीं नदी वदी में फेंक देते हैं, है ना। काफी डरते थे हम लोग। और जो डॉग्स होते थे वो भी उनको देखते ही भौंकना शुरू कर देते थे, है ना। तो उस टाइम क्योंकि हम लोग खुद बहुत छोटे बच्चे थे तो नहीं पता था कि हाँ ये क्या चीज है और कितना, क्या कहें, मेरे पास मतलब वर्ड्स ही नहीं है कि कितना इस तरह का काम है कि जो हम इंसान सोच भी नहीं सकते, है ना। इवन कि मैंने कहीं कहीं पे देखा था उस टाइम, अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ बच्चे जो थे वो कचरे में से खाने पीने की चीजें बीन के खा रहे थे। तो
इस तरह की जो हमारी सोसाइटी की कंडीशन है ना, इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। सिर्फ हम गवर्नमेंट को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। हाँ, गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर सकते हैं कि उसने इतनी महंगाई कर रखी है, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यानी कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत ही कम है ना। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन हमारी सोसाइटी भी इसके लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है कि हम खाने को वेस्ट कर देते हैं शादियों में, जैसा कि बहुत ही अब तो कॉमन हो गई है ये बात, और सब इस बात से अब अवेयर भी हो रहे हैं और लोग फिर भी कम वेस्ट कर रहे हैं खाना। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत खाना वेस्ट हो रहा है। और इवन कि अभी मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वो लोग शेयर कर रहे थे, उसमें क्या था कि जो प्लेट्स में खाना बच गया था वो लोग उसको कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने मतलब पूरा अलग अलग वो बाउल टाइप का ऐसे रखा हुआ था, इस बास्केट में चिकन पीस जाएगा, इसमें ये जाएगा, इसमें रोटी जाएगी, इसमें पूड़ी जाएगी, इसमें सब्जी। और वो देखकर मतलब मुझे इतना अजीब लगा ना। हाँ, है तो ये एक अच्छी चीज, लेकिन ये सोचो कि हम अपनी बची हुई प्लेट का लिटरली अपना जूठा खाना किसी को खिलाएं। ये मतलब मेरे मुझे अपने आप से मतलब होता है ना कि अपने आप से मुझे हेट होने लग गया कि हम किस किस्म के इंसान हैं। हम सच में इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं सच में। हालांकि मैं बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट मैं बहुत ही थोड़ा लेती हूँ। भले मैं 2-3 बार जाके ले लूंगी, लेकिन मैं जितना खाना लेती हूँ पूरा खाती हूँ। और अगर मेरे सामने कोई खाना फेंकने के लिए कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसको डांटती भी हूँ, है ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो खाना नहीं वेस्ट करती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने को वेस्ट करने से बचाते हैं। और हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें मिल रहा है, हमारे नसीब से हमें उतना खाने को मिल रहा है, तो हम उसको वेस्ट तो ना करें, है ना। जो फार्मर्स होते हैं वो कितनी डिफिकल्टी से उस अन्न को क्या करते हैं, उस अनाज को, उस ग्रेन को कैसे उगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम 2 आदमी का खा के 4 आदमी का फेंक दें तो 5 आदमी हमारी वजह से भूखे हैं ना। हमने 2 आदमी का खाया, हम एक का खाते हमारे लिए सफिशियंट होता। लेकिन हमारी लालच कि हमने 2 आदमी का खाना खाया और 4 आदमी का खाना फेंक दिया। तो एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि हमें खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना तो छोड़ दो, 2-4 दिन तक खाना नसीब नहीं हो रहा है ना। और जो नसीब हो भी रहा है तो ऐसा नहीं कि हाँ उनको प्रॉपरली दाल चावल रोटी सब्जी मिल रही है। वो ऐसा ही थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी मिल गया, एक रोटी मिल गई, आधी रोटी मिल गई, खा लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने प्लेट में खाना लो तो इस चीज़ को माइंड में रखना, है ना। चलिए, बात काफ़ी लंबी चली गई, आते हैं वापस अपने टेक्स्ट पे। लेकिन ये डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इसके चीज़ के लिए अवेयर करूँ। और मुझे पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो ऑलरेडी अवेयर हैं। और मुझे सच में इसके लिए आप लोगों पे प्राउड होता है, लिटरली आई प्राउड ऑफ यू माई माई लवली स्टूडेंट्स। चलिए स्टोरी स्टार्ट फिर से मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो उसको ये पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि ये बच्चे जो हैं गार्बेज में से कुछ वैल्यूएबल थिंग्स को सर्च करते हैं, यानी कि जो उनके काम की चीज़ हो, जैसे प्लास्टिक के टिन, प्लास्टिक हो गए, टिन्स हो गए, है ना। टिन जो टीन के बने हुए जो डब्बे होते हैं, टिन्स जिसको बोलते हैं, वो सब मार्केट में बिक जाता है ना। लोहे का कुछ पार्टिकल्स हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर उनको कचरे में मिल जाती है तो वो ले जाकर उसको सेल कर देते हैं। और पेपर हो गया, है ना। तो इसमें जैसे बता रही है कि उनको जैसे कोई क्वाइन, फटे हुए जूते या कुछ ऐसा ही चीज़ें जो मिल जाती है तो उनके लिए क्या होती है, वो बिल्कुल गोल्ड की तरह होती हैं। गोल्ड क्यों होती हैं? क्योंकि वो उनको बेच के कुछ अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो बता रही है कि वो बहुत ही मुश्किल से अपने लिए फूड अरेंज कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज़, स्पोर्ट्स, ये सब उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उनको खाना ही नहीं नसीब हो रहा है, तो जो लाइफ की बाकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से उनको मिलेंगी। ना उनकी कोई आइडेंटिटी है, ना हम उनका नाम जान रहे हैं, उनकी पहचान जान रहे हैं, ना उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, इवन की एजुकेशन भी नहीं, जो कि अब तो कंपलसरी हो गया है ना। 6 to 14 तक के स्टूडेंट्स, 6 to 12 एज था, अब वो 14 हो गया है। तो इतने बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से।
NEP 2022, और उससे पहले भी जो आया था राइट टू एजुकेशन, उसमें भी ये चीज़ कही गई है ना। तो अब गवर्नमेंट उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रही है, और ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे आसपास इस तरह के बच्चे हैं तो हम उनको अवेयर करें, उनको ले जा करके स्कूल में एडमिट कराएं, है ना। तो ये जो बच्चे हैं ये पूरा टाइम गार्बेज में हंट करते रहते हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो उनकी कुछ इच्छाओं को, कुछ चीज़ों को, कुछ ड्रीम्स को पूरा कर सकें। फिर एक दिन राइटर देखती है एक लड़के को कि जो स्टील का कैन लेकर मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, उसी लड़के को, है ना, जो साहिब आलम है, उसको वो देखती हैं कि वो एक स्टील का कैन लेकर के एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, और उसको वहां पर टी स्टॉल पे एक जॉब मिल गई है, और वो अब हैप्पी है, खुश है कि अब उसको फाइनली 800 रुपीज मिल जाएंगे और दिन भर का खाना भी उसको मिलेगा, है ना। मतलब वो जहाँ जॉब कर रहा है वहां पे उसको पैसे भी मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। तो राइटर क्या नोटिस कर रही है कि अब साहेब ने वो फ्रीडम खो दी है। जब जब वो कूड़ा बीनने वाला था तो उसके पास फ्रीडम थी कि वो चाहे तो कूड़ा बीने, चाहे तो ना बीने, है ना। वो अपना खुद का मास्टर था, अपना खुद का क्या था, वो मालिक था। लेकिन अब वो किसी का नौकर है, किसी का सर्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बात इन्होंने जो कही है ये ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब तो कर रहा है ना। एटलीस्ट उसको खाना तो मिल रहा है। और जैसा कि होता है ना कि गलत काम करने से अच्छा है कि आप सही काम करो, भले ही किसी के अंडर में करना पड़े, यानी कि कहीं जॉब करनी पड़े कर लो, लेकिन गलत काम नहीं करना है कि हाँ हम अपने मास्टर बनने के लिए हम चोरी करने लग जाएं। और कूड़ा बीनना कितना, जाने दीजिए क्या ही कहें, लेकिन वो कोई रिस्पेक्टेबल काम तो था नहीं। उससे आपकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट तो होती नहीं, है ना। फिर ये दूसरे बॉय से मिलती हैं जिसका नाम मुकेश है, और ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाती हैं, बैंगल मेकर्स, है ना। आपको पता है ना, फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनती हैं वो ऑल ओवर इंडिया के वर्ल्ड में फेमस हैं। तो वहां पे ही वो मुकेश जो है चूड़ियां बनाने का काम कर रहा है। उस लड़के का ये सपना है मुकेश का कि वो एक कार मैकेनिक बने, है ना। देखिए जो ड्रीम्स होते हैं ना वो आप बिल्कुल देखते हैं और देखने चाहिए भी, भले से वो पूरे हो या ना हो। तो इसका क्या ड्रीम है कि वो एक कार मैकेनिक बने, लेकिन उसकी जो पूरी फैमिली है, एक कंट्रास्ट बता रही है कि वो बनना तो कार मैकेनिक चाह रहा है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग में ही इंगेज्ड है, सब उसी में लगे हुए हैं। हालांकि जो ये प्रोफेशन है वो उनको फिजिकली हार्म पहुंचाता है ना, और वो उनको बहुत ही मुश्किल से कुछ पैसे इसमें से मिल पाते हैं। आपको पता है ना जो बैंगल्स होती हैं, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उस टाइम में भी बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं रही होंगी। तो उनको बनाना और फिर उनको बेचना, ठीक है, तो उसे आप बहुत ज्यादा नहीं कमाई कर सकते हैं। वो भी जो होता है ना कि कुछ लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो उनके अंडर में ये छोटे छोटे लोग काम कर रहे होते हैं। तो इनकी फैमिली भी ऐसी ही है ना। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि बैंगल्स बना रहे हैं और बड़े बड़े शॉपकीपर्स को सेल कर दे रहे हैं, और वो लोग फिर और आगे मार्केट में उसको बेच रहे हैं। तो आपको पता है ना कि जो डायरेक्ट मार्केट में सामान बेचेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि अगर फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो क्रॉप्स उगा रहे हैं खेतों में फसल, लेकिन उनका डायरेक्ट तो कनेक्शन हो नहीं ना रहा है, यहाँ पे वो डायरेक्ट मार्केट में आके सेल तो कर नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको वो जो सही प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इसी की वजह से उनका जो डेप्ट होता है, जो उनका कर्जा होता है ना, वो बढ़ता जाता है। तो फिर ये कह रही हैं कि कोई भी मतलब कुछ गलत करने का नहीं सोच सकता, क्योंकि पुलिस का और जो बीच वाले जो लोग हैं, मिडिल मैन है, उनका इनको डर रहता है ना। तो जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बैंगल्स मेकिंग ही अपने बच्चों को सिखाते हैं, ताकि, और इससे क्या हुआ है कि वो इस काम से धीरे धीरे अपने रहने के लिए घर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और जो लड़का है वो अभी भी, मुकेश जो है वो अभी भी कार मैकेनिक ही बनना चाहता है, क्योंकि उसने क्या है कि अपने टाउन में सिर्फ रोड पे कार्स चलते हुए ही देखी है ना। तो वो इसके अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहा है। इसमें मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि अगर हो सकता है उसने एरोप्लेन्स देखे होते तो वो पायलट बनने का सपना सोचता, या उसने कोई अलग प्रोफेशन देखा होता, कोई अलग चीज देखी होती तो वो उस चीज को करने का सपना देखता। लेकिन यहाँ पे कह रही है कि उसने सिर्फ और सिर्फ कार देख रखी है, तो वो क्या कह रहा है कि खुद को कार मैकेनिक बनाने का ही सपना देख रहा है। लेकिन
एटलीस्ट वो सपना देख तो रहा है, चाहे वो कार मैकेनिक का ही हो। देखिए, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहती है ना। उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करिए। तो स्टोरी यहीं पे, जो स्टोरी थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना। और हमेशा ध्यान दिया करिए जब भी पैसेज या स्टोरी पढ़ा कीजिए, तो उसमें ये ध्यान दिया करिए कि क्या क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी पैसेज पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो दो बच्चों की जो स्टोरी बताई गई है ना, तो ये बता रहे हैं कि हाँ, किस तरह से दो बच्चे जो हैं वो जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनके जो बेसिक राइट्स हैं उससे भी डिप्राइव्ड हैं, है ना, वो भी उनसे छीने हुए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या ये बच्चे अपनी लाइफ को सही से स्पेंड कर सकते हैं? क्या इन बच्चों के क्रिमिनल बनने के चांसेस हैं? एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, है ना, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। फिर दूसरा ये बता रहे हैं इसमें जो यहाँ पे ये बात जो इन्होंने लिखी है राइटर ने, कि जब वो साहब जो था वो टी स्टॉल पे एक जॉब करने लगा है, अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया है। तो यहाँ पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन ये बन जाएगा कि क्या ऑथर का ये सोचना सही है कि अब वो खुद का मास्टर ना होकर कहीं पे सर्वेंट है ना। और अगर आपके अकॉर्डिंग ये लगता है कि ऑथर का सोचना सही है तो उसको भी जस्टिफाई कीजिए, और अगर ऑथर का सोचना गलत है तो उसको भी जस्टिफाई कीजिए। तो इस तरह का जब यस और नो वाला क्वेश्चन आया करे ना, तो दोनों यस और नो दोनों में आंसर दिया करिए आप लोग। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि अगर मुझे एज एग्जामिनर कॉपी चेक करने को मिलती है, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे ने इस क्वेश्चन को कितना क्रिटिकली एनालिसिस किया है। क्रिटिकली एनालिसिस में क्या होता है कि अगर आप यस वाले एस्पेक्ट को करते हो और एग्जामिनर के माइंड में ये है कि हाँ, इसका आंसर यस होना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा। अगर एग्जामिनर के माइंड में ये है कि इसका आंसर नो होना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा, है ना। तो यस और नो दोनों एस्पेक्ट जब आप डील करते हो, आप कहो कि ये वाला जैसे क्वेश्चन मैंने जो पूछा कि क्या ऑथर का ये सोचना सही है कि अब साहिब आलम अपना खुद का मास्टर ना होकर किसी का सर्वेंट हो गया है, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। आपके ओपिनियन में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ये सही है या नहीं। तो इसका आंसर आप ऐसे दोगे कि कुछ लिटिल बिट तो उनका जो सोचना है वो सही है कि हाँ, अब वो उस तरह से फ्री नहीं रह गया है, अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया है। लेकिन फिर दूसरे पैसेज में आप ये भी लिखो कि अगर हम उसको, उसके इस प्रोफेशन को गार्बेज कलेक्ट करने वाले प्रोफेशन से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, अगर हम ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि गार्बेज बिनना और एक टी स्टॉल पे जॉब करना, तो रिस्पेक्टेबल क्या माना जाएगा, क्या कंसिडर किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज को देखें तो साहिब आलम ने जो किया वो सही है, क्योंकि अब उसको अच्छे से अर्निंग भी हो रही है और उसको भरपेट खाना भी मिल रहा है, तो अब उसके क्रिमिनल बनने के चांसेस भी बहुत कम है ना। ये वाला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को, क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा इस तरह से नहीं तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन जैसे कि चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, तो ये कहना ये क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि क्या चाइल्ड लेबर जो था उसको एलिमिनेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, है ना। एलिमिनेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, एक क्वेश्चन इस पे भी आ जाएगा। बाकी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप जानते ही हो, तो उसके लिए तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।